जी न्यूज पर आपके साथ मैं हूं प्रिया सिंह और सबसे पहले इस वक्त की बड़ी खबर आप जान लीजिए। थोड़ी ही देर में चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। दरअसल 3 राज्यों में होगा चुनाव की तारीखों का ऐलान। मेघालय, त्रिपुरा और नागालैंड में तारीखों का ऐलान चुनाव आयोग की तरफ से किया जाएगा। आपसे थोड़ी ही देर में चुनाव आयोग की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इन 3 राज्यों में चुनाव की तारीखों का ऐलान किया जाएगा। मेघालय में चुनाव होना है, त्रिपुरा और नागालैंड में भी विधानसभा की चुनाव की तारीखों का ऐलान चुनाव आयोग की तरफ से किया जाएगा। थोड़ी ही देर में चुनाव आयोग की तरफ से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आज होने वाली है। 3 राज्यों में चुनाव के संदर्भ में जानकारी दी जाएगी। इन 3 राज्यों में होने वाले चुनाव की तारीखों का ऐलान चुनाव आयोग की तरफ से किया जाएगा। तो कुछ देर के बाद ही चुनाव आयोग की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस, जहां 3 राज्यों में जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं उसको लेकर इलेक्शन कमीशन की तरफ से जानकारी दी जाएगी। किस तारीख को, किस महीने में यहां पर चुनाव संपन्न कराए जाएंगे, पूरी डिटेल्स जो है वो इलेक्शन कमीशन की तरफ से दी जाएगी। जिन 3 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं उनमें सबसे पहला मेघालय, त्रिपुरा और नागालैंड। इन 3 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं जिनकी तारीखों का ऐलान चुनाव आयोग की तरफ से किया जाएगा। तो 3 राज्यों में होगा चुनाव की तारीखों का ऐलान। मेघालय, त्रिपुरा और नागालैंड में तारीखों का ऐलान। Of the Election Commission of India. Present amidst us is the ECI team led by Chief Election Commissioner Shri Rajiv Kumar and Election Commissioners Shri Anup Chandra Pandey and Shri Arun Goyal. एक ऑडियो नहीं आ रहा है आपको? ऑडियो टीम प्लीज चेक कर लें। अभी तो आपका और कुछ ही देर में इन 3 राज्यों में चुनाव की तारीखों के बारे में जानकारी दी जाएगी इलेक्शन कमीशन की तरफ से, जो इस वक्त आप देख रहे हैं इलेक्शन कमीशन की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस। ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। श्री आर के गुप्ता, श्री एम के साहू एंड आई एम डीजी मीडिया शिफाली शरण। I would request CEC Shri Rajiv sir to make his opening statement. Thereafter the floor would be open for your questions. Sir. Would you check the audio, please, or do I start? This is not coming? Okay, so... अभी 10 मिनट पहले आपसे मैंने चेक करवाया था। So was somebody शुरू हो चुकी है। here to check it? कौन सा स्पीकर है पीछे, कृपया उसे ऑन कर लें। This is working now? तरफ से किया जाएगा, जिसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस इस वक्त आप देख रहे हैं। सीधा इलेक्शन कमीशन की तरफ से ये पूरी जानकारी दी जाएगी। जिन 3 राज्यों में चुनाव होने हैं उनकी चुनाव की तारीख क्या है। जहां चुनाव होने हैं वो भी आपको बता देते हैं, मेघालय, त्रिपुरा और नागालैंड। इन 3 राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने हैं जिनकी तारीखों का ऐलान, क्योंकि पहले से आज का दिन मुकर्रर किया गया था। दोपहर 2:30 बजे इलेक्शन कमीशन की पीसी होनी थी और वही प्रेस कॉन्फ्रेंस की ये इस वक्त आप सीधा प्रेस कॉन्फ्रेंस ही देख रहे हैं, जहां चुनाव आयोग की तरफ से अब जानकारी दी जाएगी इन 3 राज्यों में कैसे चुनाव आयोग चुनाव को संपन्न कराएगा, क्या तारीखें होंगी और नतीजे कब आएंगे। क्योंकि अभी बीते कुछ विधानसभा चुनाव पे नजर डाले तो जिन जिन राज्यों में भी विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं नतीजे एक ही दिन आते हैं। तो मेघालय, त्रिपुरा और नागालैंड में जो विधानसभा के चुनाव होने हैं उसको लेकर के यहां जानकारी दी जाएगी और सबको इंतजार कि वो तारीख कौन सी होगी। तो नागालैंड विधानसभा का समीकरण क्या है। 2018 में जो यहां चुनाव हुआ था, किसे बहुमत मिली थी, किसकी सरकार है, वो आपके सामने है। इन 3 राज्यों को अगर देखा जाए, मेघालय, त्रिपुरा और नागालैंड की, तो जनता ने क्या फरमान सुनाया था, किसे कितना प्रतिशत वोट मिला और जो सीट शेयरिंग जो फॉर्मूला सेट हुआ सीटों का। त्रिपुरा में कुल विधानसभा की अगर हम बात करें तो यहां 60 सीट है और बहुमत के लिए 31 का आंकड़ा था। नतीजे आपके सामने हैं, 2018 के नतीजे हैं, क्योंकि बीजेपी की सरकार यहां पर बनी तो 35 सीटों के साथ बीजेपी यहां पर लीड करती नजर आई। सीपीएम
16 और आईपीएफटी के पास 8 गया था। इसके अलावा अगर हम बात करें मेघालय की, तो यहां भी 60 सीट, बहुमत का आंकड़ा यहां भी 31 का है और कांग्रेस यहां पर लीड करती हुई नजर आई थी, जिसे सबसे ज्यादा सीट मिली थी। कुल 21 सीटों के साथ यहां कांग्रेस आगे थी। लेकिन आपको बता दें कि इसके अलावा जो तीसरा राज्य है नागालैंड की अगर हम बात करें, तो वहां भी सबकी निगाहें, तो मेघालय विधानसभा चुनाव हो या त्रिपुरा विधानसभा चुनाव हो या नागालैंड विधानसभा चुनाव हो, उनकी तारीखों का ऐलान आज यहां पर होगा। चुनाव आयोग की तरफ से ये जानकारी दी जाएगी और अब प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है चुनाव आयोग की वो शुरू होने वाली है और ये सीधी तस्वीरें अभी वहीं की आप देख रहे हैं। होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर के इलेक्शन कमीशन की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है। हालांकि अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस वो शुरू भी हो चुकी है और चुनाव आयोग की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। और आपको बता दें कि इन 3 राज्यों में, जो पूर्वोत्तर के ये 3 राज्य हैं जहां पर आज चुनाव होने हैं, जिसमें नागालैंड, मेघालय और त्रिपुरा है, उनको लेकर के ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आज इस वक्त हो रही है। 2:30 बजे का वक्त दिया गया था और आज तारीखों का ऐलान संभव है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। सुनिए। और आप सबने धैर्य रखा ये टेक्निकल ग्लिच का। सो लेट्स स्टार्ट नाउ। माय कोलीग ऑनरेबल इलेक्शन कमिश्नर श्री अनूप चंद पांडे जी ऑन माय राइट एंड श्री अरुण गोयल जी ऑन माय लेफ्ट, सीनियर ऑफिसर्स फ्रॉम द ECI, friends from the media, and before starting this press conference, as you all know, this is the first press conference in this year, so we want to wish you a very happy new year, and also that during the year we would keep meeting more often. This is just the beginning of the elections during 2023, तो लगातार आपसे मिलते रहेंगे, and happy beginning for the voters of Tripura, Meghalaya and Nagaland to join in the festival of democracy. Greetings to the voters of these 3 states. As you may be aware, the term of legislative assemblies of the 3 states of Nagaland, Meghalaya and Tripura are respectively coming to an end on 12 March, 15 March, 22 March. तीनों असेंबलीज का जो टर्म है वो इस दिन खत्म हो रहा है। The 3 states have 60 assembly constituencies each. Nagaland has 59 STs and just 1 general. Meghalaya 57 STs and 5 general, whereas Tripura has 30 general, 10 SCs and 20 STs. So friends, women participation in these 3 states in the earlier elections has been higher than the male participation. So it's a very happy trend to report to you. While each election has its own set of challenges, and despite difficult terrains in these 3 states, these 3 states have set this example of, as you are seeing, a female voter turnout of 86% as against 81% of male in Nagaland, 87% as against 83% in Meghalaya, and 91% in Tripura as against 87% in Tripura. तो इन सभी राज्यों में महिलाओं की भागीदारी वोटिंग में ज़्यादा रही है और ये विषय हम पूरे देश के समक्ष भी रखना चाहते हैं ताकि दिस इज ए गोल टू एस्पायर फॉर अस एंड ऑल्सो ऑल आर proud women voters of the country. And not only the participation, their number also in the electoral roll is higher.
This is also another very interesting thing in this case of these three states. All the 60 general assemblies, general assembly constituencies would go to the poll in these three states. As you all know, these three states have the terrain related challenges, but Commission is committed to ensure the free, fair, participative, accessible and ethical elections in these three states. Friends, we recently visited these three states from 11th of January to 15th of January and met all the district collectors, SPs, senior police officers, CS, DG, all the enforcement agencies. So we want to report back to you what is the feedback and how would we tackle this. Let me in the beginning mention that all over the country there are only few states जहां अब प्री पोल, ड्यूरिंग द पोल और पोस्ट पोल वायलेंस बची है. अभी आपने पीछे 2 इलेक्शंस देखे, कोई वायलेंस नहीं थी. उससे पहले भी 5 इलेक्शन, उससे पहले भी 5 इलेक्शन देखे, देयर वाज नो वायलेंस. इट्स ओनली इन 2-3 स्टेट्स ऑफ द एंटायर कंट्री व्हिच इज लेफ्ट, एंड कमीशन इज कमिटेड with the help of the district administration, district magistrates, SPs. We have told them very, very clearly that the society should have zero tolerance for any kind of violence during the elections. Actually, लोकतंत्र में हिंसा का कोई स्थान नहीं है और हम कमिटेड हैं कि इस राज्यों में भी इस तरीके से आगे बढ़ेंगे. If I show you the electors related profile, Nagaland has in all the state specific details are here and would be shared with you all. But अगर टोटल देखें तो तीनों राज्यों में मिला के जो आपके सामने में फिगर है उसके अनुसार मेल, फीमेल, फर्स्ट टाइम वोटर्स, पीडब्ल्यूडी वोटर्स, 80 वोटर्स, सेंटेनेरियन वोटर्स, ये सबकी फिगर आपके समक्ष है. जो एसएसआर का कार्य था वो 5 जनवरी को पूरा हो गया है और लिस्ट पब्लिश कर दी गई है, एंड ऑल ओवर द कंट्री इंक्लूडिंग दीज 3 स्टेट्स, and copies have also been given to the polling parties. There are 2.28 lakh voters who have been added in these 3 states, and as per the roll published, there are 97,000 voters who are 80 plus, and there are 31,700 voters who are PWDs, and 100 plus voters number is 2,600, and we have given great emphasis for inclusion of these voters. सभी डीओस को इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं कि इन सबके वोट्स लेने के लिए फॉर्म 12D के माध्यम से जो व्यवस्था है, अगर वो लोग पोलिंग स्टेशन पे किसी कारणवश नहीं आ सकते तो जरूर वोट दिलवाएं. There are more than 1.6 lakh voters who are 18 to 19 years as per the SSR. And friends, as I mentioned in one of the conferences earlier also, we have enabled these 17 plus voters, those who are of 17 years age and not yet 18, to give us advance applications, so that उनकी applications को हम अपने पास रखें प्रोसेस करके, और जैसे ही वो 18 साल के हों उनको हम वोटर कार्ड दे दें, साथ में एक वेलकम किट दे दें. So you would be happy to know that approximately 10,000 youths have registered with us in these 3 states who are between 17 to 18 years. So these 3 states, 62.8 lakh voters combinedly are ready to go to vote, and we request all of them to participate in the elections ethically, freely and in large numbers. If we come to the polling stations accordingly, how do we conduct this in how many polling stations? The total number of polling stations, state-wise list is here to you, the bifurcation which you can use, which we will put it on our website and social media also, so that you can use these charts. 9,125 polling stations, and these are 634 more than 2018. Because of the geography of these states, it's around 82% in the rural areas. And we have mandated that 50% of the polling stations would be
webcast it. In this case, the arrangements have been made for 73% webcasting of 73% polling stations across these 3 states. Friends, our emphasis now, after I covered the roll part of it, so now from roll to poll. So as I mentioned earlier also, our basic contact with the voters is twofold. At the time of registering them, that is getting entry into the roll, and then at the time of polling. So roll I mentioned recently, just in the briefing. The polling part I'll mention now. How do we make their polling easy and a and a kind of a festive? So in these states, there would be 376 polling stations, which would just be managed by our women officers, including the women police personnel. So entire booth, including the security, would be managed by the women staff. And similarly, PWDs will manage the polling stations, and there would be model polling stations which would also have some kind of environmental friendly material used inside. और मॉडर्न पोलिंग स्टेशंस में बहुत प्रयास लोग कर रहे हैं अच्छा करने का, कहीं पर क्रैच भी बना रहे हैं ताकि जो महिला मतदाता आते हैं बच्चों को साथ में लेके, तो वो भी उनको दे फील ए वेरी काइंड ऑफ ए congenial environment to vote. As you might recall, we have also started a practice to encourage our youth who are not so much into, there is some kind of youth apathy which we are struggling with. तो हमने जो हमारे यंग एम्प्लॉइज हैं उनके माध्यम से भी जो अभी अभी रिक्रूट हुए हैं, ये गुजरात और हिमाचल में भी ये प्रक्रिया अपनाई थी, अब उसको आगे बढ़ाते हुए यहां भी बूथ्स जो हैं वो यंग एम्प्लॉइज के द्वारा मैनेज होंगे. Needless to say that in all the polling stations we'll have 100% assured minimum facilities, which include, all of them are ground floor. There would be ramp, there would be accessible, there would be water, there would be electricity, there would be toilet, and there would be a volunteer to help our PWD voters and also our senior citizens. Again, needless to say that if somebody has, by chance, does not have EPIC card, any of these 12 documents can be used. We are just showing it to you so that you can popularize them, put them on through your mediums also. As usual, we would like to again mention you that we salute our heroes of democracy. These are our 80 plus and 100 plus voters. And to give you a glimpse of the beautiful states of Tripura, Meghalaya and Nagaland, these are our old voters, very respected voters, very happy voters. It's a very happy feeling to talk to them whenever we go. And the form 12D would be available to them in these 3 states also from the 5th day onwards after nomination. And as usual, our entire team will go and take their vote with a full security, in which the polling parties will go and the polling agents of the candidates would also be allowed to accompany. Again, this would be applicable to 2600 100 plus of our centenarian voters. The candidates or their agents would all go together, can go accompany to the house of the voter so that there is no allegation of any compromise. Just to mention here, fake news थोड़ा फैलाने वाले भी नए नए तरीके ढूंढते हैं. तो अभी पिछले इलेक्शन में एक एक्सपीरियंस आया था कि किसी ने कहा एक कमरे में बूथ बना के और एक वीडियो चलाई कि ये वोटर्स को ओल्ड एज के कंप्रोमाइज हो गया, वोट कोई और डाल रहा है. तो इंक्वायरी कराई तो पता लगा कि वो तो कोई और जगह थी. तो हमने इसके लिए एक नया और रास्ता निकाला है. वो जैसे जैसे नए तरीके ढूंढते हैं हम भी काउंटर करते हैं. तो हमारा तरीका निकाला है कि जो भी घर में जाएंगे, अब जो पोलिंग कंपार्टमेंट सेट करेंगे उसमें असेंबली नंबर भी लिखा रहेगा स्टिकर के रूप में, सो दैट कोई अगर फेक चलाने की कोशिश भी करता है तो एटलीस्ट वो एक ही जगह का होगा. पूरे उसमें तो हमें मालूम ही नहीं हुआ कि किस कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात कर रहे हैं. सो नाउ द कॉन्स्टिट्यूएंसी नंबर and booth number will also be pasted on the compartment so that we are sure that there is no fakeness into this, if at all there is a photo. So there would be a sticker attached to this.
Friends, there would be 31,700 PWD voters. And these, as I mentioned, they also have the same facility. Ramps are being constructed. And another thing which we want to report to you, we are making another effort. The drinking water, electricity, ramp. Why not get them permanently in these schools through the medium of our elections? So we are insisting everywhere that please do not create temporary facilities to the extent possible. In any case, let this be a gift to the schools from the election process that they get separate toilets for boys and girls, electricity, furniture, and the ramp for the students who could be otherwise suffering, having any kind of disability. So, budgets are being sanctioned by all the states, and we have been promised that they will try and get the permanent structures to the extent possible, so that we don't review all the time, and we guarantee that all our polling stations, the schools are now PWD friendly with electricity and with toilets. The Commission has also, as you know, provided the Saksham app. They can book any facility which they want, from the volunteers to the tricycle or whatever they want, wheelchair, that can also be made available. दिल्ली में बैठ के हम लोग जब इलेक्शंस की बात करते हैं तो एक डिफरेंट पिक्चर नजर में आती है. तो इन दिस प्रेजेंटेशन एंड टू मेक इट लिटिल मोर grounded, we are trying to show you how it looks where the elections are going to happen, and how tough it is, how different it is from our perspective, how difficult it is to conduct election in these states for the personals who are involved in this. You would see the polling station on the slide here. This is at the top of a foothill called the Mount Saramati in Nagaland. And you can imagine how difficult would it be for the polling parties to go. The second one which you are seeing is very interesting. This is on the border of Myanmar. And the line, the division line, passes through the house of the head of the village. So his house is half this side, half this side. So that's the interesting picture we thought we'll show you to make it little more visually appealing to you. How they conduct elections in places like Meghalaya. Please see how difficult it is. Somewhere there are temporary booths, temporary bridges of bamboo which are made. I'll show you a small video how do they walk this time. Look at the next slide, in which polling stations and families in Tripura. This is from Tripura. Half them going by a kind of boats and into the inhabited, less habited, inaccessible islands also. So friends, imagine the BLOs, the polling personals who go and get involved in this activity. Forests, tough terrains, the bridges which are temporary, hill areas. And what happens? They actually deserve our appreciation. So this is what I wanted to brief and show you this. Friends, just to take you a little back,
in last 2 years, we have had assembly elections to 13 states, starting from Bihar during the pandemic to the last in Himachal and Gujarat. There were 6.46 lakh polling stations. I would be grateful if you can convey this. 6.46 lakhs polling stations, and minimum on each station there are 3 units of the EVM, which is ballot unit, which is the VVPAT, and which is the CPU. Of all these 6.46 lakhs polling stations, many of which are as tough as this, and I'll tell you how they are tough. अभी आपने इस वीडियो में देखा कि एक रोप वे पर एक व्यक्ति को लाया जा रहा था, उसको हार्ट की प्रॉब्लम हो गई, ही वॉज ए पर्सनल एम्प्लॉय, ही वॉज ए पोलिंग ऑफिसर, उसको लाना मुश्किल हो गया, और एक जगह आपने देखा गाड़ी नहीं निकाली जा रही थी. एग्जैक्टली इन दीज 13 इलेक्शंस ओनली 4 इंसिडेंट्स हैपेंड, जो दिन भर टीवी पर चलती रही, दिन भर. एक असम में जब रात के 10-11 बजे भारी बारिश में वो दूसरी प्राइवेट गाड़ी में आए, इट वॉज ए वायलेशन ऑफ द प्रोटोकॉल, नो डाउट, but I am just trying to tell you the scale. Out of 6.46 lakhs, only 4. One was in Tamil Nadu, where somebody came on a scooter in a hurry to deposit the machines. One was in West Bengal, and one was in UP. That's all. And imagine what happens whole day. Because I understand it gets more TRP, but it whole day this is shown. And the employees, when we talk to them, believe me, it's very painful for them. They say that 6.46 lakhs minus 4 are just forgotten how much work they have done. So just to sensitize you, nothing more. Coming to the informed voting, this is our KYC app. All the citizenry can know about the candidates, their criminal background. This is about the C-Vigil, I'm sorry. The vigilant citizens, they can make any complaints, and all these details in detail we have given in each of these states, so that voters in those 3 states of Tripura, Meghalaya and Nagaland can use this. And believe me, it is helping us. You remember in the recently held elections, we confiscated goods close to how much, around 900 crores as against 40-50 crores of the last 2018 elections in Himachal and Gujarat. Large part of it was helpful to us, and repeatedly telling through the medium of the press, our friends, it helps us to ensure that the elections are free and the inducement free. We will also deploy observers in these 3 states, 64 expenditure observers. We have identified expenditure sensitive constituencies. In some states they are more. Out of these 3, in some states they are more, because each state is different, each state's context is different. We will also have 69 general observers, and we will have 33 police observers in these places. And large number of instructions have been given to enforcement agencies to curb the flow of cash, to asking banks to keep a watch on the accounts, also asking them, again, the use of money also, people are becoming smarter. In last time we came to a situation where the bank account is used to transfer money through the ballots or something to the large number of voters. We have asked banks to keep a watch on this. We'll monitor the ballots, we'll monitor the payments through electronic means, and we'll also monitor the withdrawal of used cash or deposits of used cash in any account in these 3 states, and also wherever elections are held. We have also directed the Narcotics Bureau and the State Excise to very, very strictly look for drugs, because this, not in this area, otherwise also you saw it in Bengal, you saw it in Punjab and Gujarat also, last elections, large number of seizures were made. So drugs also we have very, very strictly said. So in a nutshell, our paramilitary forces have already this time reached these 3 states, and they are already involved in area domination. And because of that, I am again happy to report, because of that, the incidents of violence are nil. And we are hopeful. We have told our DOs. And
And citizens also want this not to happen. They are also very much in favor, and we have appealed to them while we were there that please help us by knowing any possibility through C-Vigil or something, bring it to our notice so that we can get your help to curb it. Model Code of Conduct will now come into force in these 3 states. And next, if we can show you the schedule, the dates would be something like this. Tripura, and we have taken let me tell you first this. The date of issue of notification in case of Tripura would be January 21. And last date of making nominations, January 30. We will also put it on social media account of ours immediately, so that you can take this. You can put it right now. So if you want, it can be downloaded from our sweep handle. Meghalaya and Nagaland would have it on 31st January, and thereafter both of them have the poll together. The date of poll would be February 16th in case of Tripura and February 27th. So we are finishing all the polling in the February 27th, within February itself. This is to take into account, this has taken into account that the examinations schedules are also taken into account, and that children are not really disturbed by this to the extent possible. So since most of the exams are by and large in March, we have tried to finish this in February itself. And no polling station is in any school which is a CBSE related school whose CBSE schedule has come. So there is only one paper before this, but we have ensured that in no school there is a CBSE center or a CBSE school. Next, this is all the dates. We are also having by-elections. There are by-elections now. Whatever are the vacancies reported to us so far, we are all covering them, and this is the tradition again we are starting, not to wait. As soon as there are vacancies, we try and finish up, though we can wait technically for 6 months. But we are finishing it, keeping it update, giving the electorate to have their representatives. So there is 1 AC each in Arunachal, Jharkhand, West Bengal, Tamil Nadu, 2 ACs in Maharashtra, and 1 parliamentary constituency in Lakshadweep. The details would be available of these names of these constituencies, and the schedule would be like this. They will go with the Meghalaya and Nagaland poll on the same day. That means the February 27th would be date of poll, and January 31st being the date of notification. Thank you, friends. Again, through you, I want to appeal to all the voters to come forward, participate in the large number, and strengthen the democracy, deepen it further. And through the media, I'm sure all this will reach them. And media this time would also be far more receptive to showing some good stories of the election. There are a large number of good stories which are being produced. We have also taken on ourselves. We have asked the DOs to please document those success stories. Please document. So they are also in the process. I'm sure they will also do that. Thank you very much. Thank you, sir. I would now invite all your questions. Kindly introduce yourself along with your name and media organization before you begin the question. चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस को आप सुन रहे थे। नॉर्थ ईस्ट में इस साल जो चुनाव होने हैं, तीनों राज्यों में चुनाव की तारीख का ऐलान हो गया है। त्रिपुरा में 16 फरवरी को वोट डलेंगे। इसके अलावा नागालैंड में 27 फरवरी को चुनाव की तारीख तय की गई है। मेघालय में तीनों राज्यों में चुनाव की तारीखों का ऐलान किया गया है। मेघालय, त्रिपुरा और इसके साथ ही नागालैंड में जो चुनाव की तारीख है उनका ऐलान हो चुका है। नागालैंड में 27 फरवरी को और त्रिपुरा में 16 फरवरी को चुनाव होंगे। चुनाव आयोग ने आज ये ऐलान करते हुए साफ कर दिया कि चुनाव की तारीख तय करते समय उन्होंने इस बात का खास ध्यान रखा है कि जो बोर्ड के परीक्षा होनी है मार्च के महीने में, उससे पहले ही तमाम जो चुनाव की प्रक्रिया है वो खत्म हो जाएगी। तीनों राज्यों में
जो नतीजे आने हैं वो 2 मार्च को नतीजे सामने आ जाएंगे। तो इस वक्त की बड़ी अपडेट ये आ रही है चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस से कि चुनाव आयुक्त ने तीनों राज्यों में होने वाले चुनावों की तारीख का ऐलान कर दिया है। Discussion around Jammu and Kashmir. The delimitation process there has been completed. Are there any concerns, any particular issues related to that particular election? What is the view of the Election Commission? Because there's, of course, multiple factors like security, weather, etc. So, how soon can we expect some news in that regard? One more. Shefali ji. So there is one more. So that right here. Hello, sir. Notification in case of Tripura would be January 21 and last date of making nominations January 30. We will also put it on social media account of ours immediately so that you can take this. You can put it right now. So if you want, it can be downloaded from our sweep handle. Meghalaya and Nagaland would have it on 31st January and thereafter both of them have the poll together. The date of poll would be February 16th in case of Tripura and February 27th. So we are finishing all the polling in the February 27th, within February itself. तो इस वक्त की बड़ी अपडेट आ रही है चुनाव आयोग की तरफ से 3 राज्यों में चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। तीनों राज्य नॉर्थ ईस्ट के हैं। मेघालय और नागालैंड में 27 फरवरी को चुनाव होगा। उससे पहले त्रिपुरा में 16 फरवरी को वोट डाले जाएंगे और इसके साथ ही इन तीनों राज्यों के चुनाव का जो नतीजा आएगा उसका ऐलान 2 मार्च को कर दिया जाएगा। चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस बस अभी इस वक्त चल ही रही है। फिलहाल सवाल जवाब का सिलसिला है, लेकिन उससे पहले चुनाव आयोग ने ऐलान कर दिया है इन तीनों राज्यों में चुनाव की तारीख का। साथ ही तारीख ऐलान करने के समय चुनाव आयुक्त ने यह साफ कर दिया कि उनकी प्रायोरिटी ये थी कि मार्च के महीने में बोर्ड की परीक्षा होने से पहले ही तमाम जो चुनाव की प्रक्रिया है वो खत्म हो जाए और इसी के चलते फरवरी में तीनों राज्यों के चुनाव की प्रक्रिया खत्म हो जाएगी। 2 मार्च को इनके नतीजे आ जाएंगे। खासतौर पर त्रिपुरा में इस वक्त चुनाव को लेकर गहमा गहमी काफी बढ़ी हुई है। तृणमूल कांग्रेस की तरफ से भी ममता बनर्जी खुद वहां जा रही हैं और 16 फरवरी को जो है चुनाव की तारीख तय की गई है त्रिपुरा के लिए। आपके सामने है जो तारीख तय की है चुनाव आयोग ने इन तीनों राज्यों में चुनाव की। 27 फरवरी को वोटिंग होगी मेघालय और नागालैंड में, साथ ही त्रिपुरा में 16 फरवरी को वोटिंग की जाएगी। तीनों विधानसभा में 60-60 सीटें हैं और इन तीनों के नतीजे एक साथ घोषित किए जाएंगे मार्च में 2 तारीख को। तो इस वक्त की ये बड़ी अपडेट आ रही है इन तीनों राज्यों में चुनाव को लेकर। 2023 में 9 राज्यों में चुनाव होने हैं, जिनमें से पहले जो ये 3 राज्य हैं इनकी चुनाव तारीख का ऐलान आज चुनाव आयोग ने कर दिया है। 2 राज्यों में एक साथ वोटिंग होगी, मेघालय और नागालैंड 27 फरवरी को और उससे पहले त्रिपुरा में 16 फरवरी को वोटिंग की जाएगी। हालांकि तीनों ही राज्यों के चुनाव के नतीजे एक साथ घोषित किए जाएंगे 2 मार्च को। चुनाव आयोग ने आज अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इस बात पर भी जोर दिया कि जो फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं, जो युवा वोटर्स हैं, वो बढ़ चढ़कर आए और वोटिंग करें। और साथ ही आपको बता दें कि तीनों राज्यों में 60 विधानसभा सीट है जिन पर इलेक्शंस इस साल होंगे। आफ्टर फाइलिंग द केसेस under the appropriate sections, we have also documented and circulating them sections under which are available in the statute, either in the IPC or in the IT Act or in the Representation of People Act. We have asked them, after doing that, write to the platforms to remove those kind of fake news, which as of now under Code of Ethics they have agreed to do. And so it's our combined duty that we do our action in stopping the fake news, identifying, और जितना जल्दी वो फेक को फेक कहें, झूठ को बार बार ना बोलने दें, नहीं तो 10 बार झूठ बोला जाता है तो वो लगता है जैसे सही बोला जा रहा है। और आपसे भी अनुरोध है, सिटीजन से भी अनुरोध है कि कम से कम फेक लग रहा है तो उसको री-फॉरवर्ड ना करें, आगे ना बढ़ाएं, अपना विवेक इस्तेमाल करें। राजीव सर, मैं रवि त्रिपाठी हूँ जी न्यूज से।
कृपया अपना नाम और मीडिया ऑर्गेनाइजेशन करके शुरू करें। मैम, मैं पीयूष पांडे हूं, TV9 भारतवर्ष से। सर, मेरा सवाल आरवीएम को लेकर के है कि आरवीएम को लेकर के अभी आपने हाल ही में बैठक की थी, क्या उम्मीद है कि इस साल आने वाले किसी भी विधानसभा चुनाव में उस व्यवस्था को लागू किया जा सकेगा, और क्या प्रगति है, अगर आप उस बारे में कुछ जानकारी दे सकें? सर, उसी से जुड़ा सवाल है। मैं रवि त्रिपाठी हूं, जी न्यूज से, कि क्या अपोजिशन पार्टीज को डेमो देने का जो मीटिंग था उसमें आप अपोजिशन पार्टीज को सेटिस्फाई कर पाए, क्योंकि तमाम तरह के सवाल उनके थे, तमाम तरह के उनके आशंकाएं थी, क्या आप उनको संतुष्ट कर पाए? और क्या 2024 इसका टारगेट है लागू करने का, या उससे पहले की विधानसभा में भी आरईवीएम को लागू किया जा सकता है? जी, इस विषय पर किसी और का प्रश्न है तो पूछ लें, इस पर पर्टिकुलरली इस विषय पर रिलेटेड हो तो आप यहाँ राइट पे। संदीप, आप आरवीएम पर किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ लें, ताकि बार बार आई विल कम बैक टू दिस। देखिए, क्रॉस टू 94.5 crores is the number of voters in the country. At last elections we had a voting of 67.6%. अगर राज्यों की एक विवेचना करें तो कुछ राज्य ऐसे हैं जहां इससे ऊपर परसेंटेज में वोटिंग होती है, हमेशा 67% से ऊपर, और कुछ राज्य ऐसे हैं जहां 60 से 67 होती है, या 65 से 67 होती है, और कुछ ऐसे हैं जहां 65 से भी नीचे होती है। उन राज्यों की विवेचना आप खुद ही कर सकते हैं, हम सबकी वेबसाइट पर है, मुझे कहने की जरूरत नहीं है। तो करीब करीब क्लोज टू 30 crore पीपल इन दिस कंट्री वोटर्स डू नॉट वोट, और उसके मल्टीपल फैक्टर्स हैं, कोई एक फैक्टर नहीं है। उसमें यूथ अपैथी भी बहुत बड़ा कारण है। यंग वोटर्स समहाउ, जितनी तेजी से हम प्रयास कर रहे हैं कि उनको वोटर बनाएं, उनके घर जाएं, उनको मोटिवेट करें, उनके लिए फिल्म बनाएं, उतनी ही बैकिंग वो अभी उस प्रोसेस में नहीं आ पा रहे हैं। और अर्बन अपैथी भी बहुत बड़ा कारण है। अगर आप 2000 पिछला इलेक्शन देखें जनरल, तो जो फर्स्ट 10 सबसे लोअर प्लेसेस हैं जहां वोटिंग हुई है, ये भी हमारी वेबसाइट पर है, स्टैटिस्टिक्स बुक में आप देख सकते हैं खुद, आप कहेंगे तो हम भी आपको दे देंगे। उसमें 4, 5, 6 सबसे बड़े शहर हैं। एक शहर में हम अभी गए थे एसएसआर शुरू करने, सबसे लोएस्ट शहर है। उसके बाद में थर्ड कारण सबसे बड़ा एक जो डोमेस्टिक माइग्रेंट्स है वो भी है। तो उसमें बहुत सारे मुद्दे हैं, कौन डोमेस्टिक माइग्रेंट्स होंगे, उनकी परिभाषा क्या होगी, नेशनल बूथ्स कैसे बनेंगे, स्टेट के अंदर पहले शुरू करेंगे कि स्टेट के बाहर शुरू करेंगे, मेजॉरिटी जो माइग्रेशन है वो विद इन स्टेट है, उसके कारण भी हैं, पढ़ाई भी कारण है, जॉब भी कारण है, शादी भी कारण है, सबसे बड़ा कारण शादी भी है। कारण कौन से होंगे, परिभाषा क्या होगी, बूथ कैसे बनेंगे, ये सब पेपर्स कॉन्सेप्ट देके हमने सभी राजनीतिक दलों की नेशनल और रीजनल से राय मांगी थी, कॉन्सेप्ट पेपर सर्कुलेट किया था, आप लोगों ने भी देखा ही होगा वो पेपर, उसमें सारे मुद्दे उठे हुए हैं। उसी में एक टेक्नोलॉजिकल विषय भी आता है कि अगर ऐसा माना जाता है सबके द्वारा तो टेक्नोलॉजी क्या होगी, तो वो भी हमने एक मशीन बनाई थी जो 72 बूथ्स को ले सकती है। तो इस वक्त की बड़ी अपडेट आ रही है, चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है। मुख्य चुनाव आयुक्त ने ऐलान कर दिया है 3 राज्यों में जो वोटिंग होने वाली है नॉर्थ ईस्ट के, उनकी तारीखों का आज ऐलान हो गया है। त्रिपुरा में 16 फरवरी को चुनाव होंगे, उसके साथ ही नागालैंड और मेघालय में 27 फरवरी को वोट डाले जाएंगे। तीनों राज्यों के जो चुनाव के नतीजे हैं वो 2 मार्च को घोषित किए जाएंगे। जी मीडिया संवाददाता रविंद्र इस वक्त मेरे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। रविंद्र, आज ये ऐलान कर दिया है कि नॉर्थ ईस्ट में जो है तीनों राज्यों में चुनाव फरवरी के महीने में ही निपटा दिए जाएंगे और 2 मार्च को इनके नतीजे आएंगे। बिल्कुल, तीनों राज्यों में जो विधानसभा का टर्म होता है वो 4 मार्च को खत्म हो रहा था, इसलिए 2 मार्च को नतीजे आएंगे। और जैसा कि आपने बताया, त्रिपुरा में और मेघालय नागालैंड में एक फेज में होंगे, लेकिन अलग अलग डेट में चुनाव हो रहे हैं। 15 फरवरी को 16 फरवरी को होंगे त्रिपुरा में और 27 फरवरी को नागालैंड और मेघालय में।
त्रिपुरा में बीजेपी की वहां सरकार है, मेघालय और नागालैंड में मिलीजुली सरकार है, बीजेपी के समर्थन से सरकार वहां पर चल रही है। यानी तीनों राज्यों में बीजेपी की ही सरकार एक तरह से कह सकते हैं गठबंधन के साथ। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण अगर है जो तीनों राज्यों में त्रिपुरा है। पिछले 5 साल पहले जब बीजेपी की सत्ता में आई थी, लेकिन उसके पहले आप देखिए कि लगातार वहां कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार रही है 25-30 साल, उसको हटा करके बीजेपी की सरकार आई थी। और उस दौर को याद करिए कि जब माना जाता था कि वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और केरल से वामपंथ कभी खत्म नहीं होगा, लाल सूरज का अंत नहीं होगा। त्रिपुरा में बीजेपी ने लाल सूरज का अंत किया था और 5 साल वहां सरकार चली। हालांकि जो पहले मुख्यमंत्री थे उनको हटाना पड़ा, वहां संगठन में एक तरह से जो मतभेद उभर के आए थे, थोड़ा विवाद था संगठन में, इसको लेकर विप्लव देव को हटाया गया। लेकिन जो अभी मौजूदा सरकार है, मौजूदा मुख्यमंत्री हैं, उनके बारे में कहा जाता है कि वो कार्यकर्ताओं के साथ लेकर चल रहे हैं। सरकार और संगठन के बीच में बेहतर समन्वय है और इसीलिए बीजेपी को उम्मीद है, जैसा कल जो कार्यकारिणी की बैठक थी, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी कहा था 9 राज्यों में विधानसभा चुनाव है, उन सब में जीतना है, हर हाल में जीतना है। तो उस उम्मीद से त्रिपुरा में बीजेपी एक बार लग रहा है कि चाहे कांग्रेस और वामपंथियों के बीच में गठबंधन भले ही हो गया हो, लेकिन बीजेपी वहां पर सत्ता बरकरार रखेगी। लेकिन साथ ही त्रिपुरा पर इस बार लगता है कि कहीं ना कहीं तृणमूल कांग्रेस की भी नजर है। रविंद्र, आपको मानना होगा कि ममता बनर्जी भी पूरी जान झोंकने में जुटी हैं। हालांकि उनकी पार्टी को हाल फिलहाल में ही त्रिपुरा में कुछ झटके भी लगे हैं। बिल्कुल, लेकिन टीएमसी की वहां पर खासकर ममता बनर्जी को ये उम्मीदें थी कि त्रिपुरा में जब कांग्रेस जैसे जैसे वहां खत्म हो रही है, उसका स्थान टीएमसी वहां ले सकती है। टीएमसी ने वहां कोशिशें भी की, ममता बनर्जी खुद गई, अभिषेक बनर्जी वहां पर गए, टीएमसी के कई वरिष्ठ नेता मंत्री वहां पर कैंपेन भी किए थे। लेकिन जो भी पार्टी रही है उसको कहीं ना कहीं या तो लेफ्ट में अधिकतर नेता चले गए या फिर कुछ बीजेपी में आ गए या कांग्रेस में वापस चले गए। तो टीएमसी भले ही अपनी दमखम वहां पर लगा रही हो, लेकिन बहुत ज्यादा उम्मीदें वहां पर नहीं है। सीधी टक्कर अगर देखा जाए तो गठबंधन कांग्रेस और वामपंथ के बीच में कांग्रेस और वामपंथ एक तरफ और बीजेपी दूसरी तरफ है। तो ये तीनों ही जो नॉर्थ ईस्ट के राज्य हैं, मेघालय, त्रिपुरा और नागालैंड, इन तीनों में जो चुनाव होने वाले हैं, हाल ही में जो बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक हुई, उसमें किस तरह का एक तरह से मत सामने आ रहा था बीजेपी की टॉप लीडरशिप का? ये 3 राज्य कितने महत्वपूर्ण मानती है बीजेपी? त्रिपुरा के बारे में आपने बताया, लेकिन नॉर्थ ईस्ट पर वैसे भी हमने देखा है काफी ध्यान दिया है प्रधानमंत्री मोदी ने। क्या वही अब आने वाले चुनावों में भी नजर आएगा? टॉप लीडरशिप जाकर क्या यहां पर भी कैंपेन कर सकती है? आप बिल्कुल देखिए कि नॉर्थ ईस्ट एक तरह से पूरा नेग्लिजेंस अगर देखा जाए केंद्रीय राजनीति से तो, लेकिन वाजपेयी सरकार में नॉर्थ ईस्ट के एक मंत्रालय बनाया गया, बाद में उसका महत्व और कम होते गया पिछले 10 साल 2004 से 2013-14 तक। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद ही 70 बार से ज्यादा नॉर्थ ईस्ट का दौरा कर चुके हैं, ऐसा बीजेपी ने कहा, ऐसा रिकॉर्ड के अनुसार भी। प्रधानमंत्री वहां पर हर वो काम किए हैं जो विकास की योजना है, जो दिल्ली के लिए भी जरूरी है, कर्नाटक के लिए भी है और नॉर्थ ईस्ट के लिए भी जरूरी है। तो कहीं ना कहीं नॉर्थ ईस्ट के लोगों को लग रहा है कि उनकी जो दूरियां पहले थी, नॉर्थ ईस्ट का केंद्र माना जाता था गुवाहाटी से आगे कोई राजनीति नहीं मानी जाती थी नॉर्थ ईस्ट की। लेकिन नॉर्थ ईस्ट की जो राजनीति थी, अब आप देखिए कि ईटानगर से भी दिल्ली की पहुंच हो गई है और चाहे शिलोंग से ईटानगर की दूरी कम हो गई है। तो कहीं ना कहीं इस दूरी को कम करने में मोदी सरकार की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका मानी जाती है, ऐसा नॉर्थ ईस्ट के लोगों का भी मानना है। और जब सिंगल फेज में चुनाव हो रहे हैं तो मान के चलिए कि वहां शांति स्थापित लगभग हो चुकी है नॉर्थ ईस्ट में। जो माना जाता था कि उग्रवाद से प्रभावित है, अलगाववाद से प्रभावित रहा है, ऐसे में बीजेपी के दावर नेता वहां कैंपेन करेंगे। जाहिर सी बात, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार वहां जा रहे हैं, कैंपेनिंग करने भी जाएंगे। गृह मंत्री अमित शाह जो 5 साल पहले त्रिपुरा विजय के सूत्रधार रहे हैं, जब अध्यक्ष के तौर पर वहां दौरा किए थे। आप उस दौर को भी याद करिए, जब अमित शाह खुद जब उतरे थे अगरतला में तो 7 आदमी उनको रिसीव करने वाले थे। वहां पर ना कोई संगठन था, ना कुछ भी नहीं था, लेकिन उन्होंने अपनी मेहनत से वहां पर तस्वीर बहुत बदल चुकी है। रविंद्र, आपने बिल्कुल ठीक कहा और बीजेपी ने दिखाया है कि पिछले कई सालों में किस तरह से नॉर्थ ईस्ट में उन्होंने अपनी जान झोंकी है और इस पूरे इलाके को पूरे भारत के साथ मिलाकर चलना, उतना ही महत्व देना बीजेपी का कहीं ना कहीं संकल्प भी रहा है। बहुत शुक्रिया फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए।